तो आज 12th का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक इसके विद्युत है, फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे पदार्थ, इसकी मूलभूत विशेषताएं, एवं दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे आवेश क्या है। फिर हम पढ़ेंगे आवेशों के प्रकार, इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी या इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो ये जो चैप्टर है हम लोगों का 12th क्लास में, इसके पहले हमने 9th क्लास में फिजिक्स पढ़ा है भौतिकी, जो कि हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं उसके कारणों को हम भौतिक में पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो स्थिर विद्युत हम पढ़ने वाले हैं ये भी एक हमारे दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं को ही प्रदर्शित करता है। जैसे सिंपल सा बादलों का टकराना, बादलों के टकराने से जो बिजली उत्पन्न होती है, हम अपने आसपास ऐसी बहुत सारी घटनाएं देख सकते हैं जिसमें ये स्थिर विद्युत के एग्जांपल्स के रूप में हम उनको ले सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि बादलों के टकराने से जो बिजली उत्पन्न होती है वो किसी चीज का चिपकना एक गुण है, और वो गुण किस कारण आता है उस चीज को भी हम देखेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि आवेश क्या है, आवेशों के कितने प्रकार हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। अब इन सब चीजों को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि हमारा जो संसार है, जो प्रकृति है, जैसे बहुत सारे धार्मिक लोग होते हैं उनके लिए जो भगवान होता है, साइंस में उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकृति। साइंस में हम उसी को क्या कहते हैं, प्रकृति। और प्रकृति जो है ये प्रकृति यही क्या है, ऊर्जा। और इस ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है। मतलब ये पूरे संसार में, पूरा संसार या हम कह रहे हैं कि ये प्रकृति जो है एक ऊर्जा है, और ये जो ऊर्जा है हमें दो तरीके से हम यहाँ पर प्रकृति में देखते हैं। पहले हम देखते हैं उसको पदार्थ के रूप में, और दूसरा इसको मतलब हम प्रकृति को दो भागों में बांटते हैं, पदार्थ, और दूसरा होता है विकिरण या इसी को हम बोलते हैं तरंग। अब यहाँ पर पदार्थ को हम क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात आती है कि पदार्थ और विकिरण, और ये दोनों के दोनों ऊर्जा के स्रोत होते हैं। इस पूरे संसार में सिर्फ दो ही चीजें हैं जो ऊर्जा के स्रोत हैं, एक पदार्थ और एक विकिरण। और इनमें क्या अंतर है और इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो वो चीजें हम जानने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो पदार्थ इसकी परिभाषा या इसको हम जाने, तो इस पदार्थ ऊर्जा का स्रोत कैसे है, सबसे पहली बात तो ये। तो ऊर्जा कहाँ से आती है पहले ये जानना जरूरी है। तो ऊर्जा कहाँ से आती है, तो ऊर्जा हम कहते हैं, हमने पढ़ा भी है 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। तो 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा हुआ है, ऊर्जा कार्य की माप क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। अब कार्य की जो माप है वो ऊर्जा कहलाती है। इसका मतलब ऑब्वियसली कार्य, जब तक कार्य होगा तभी ऊर्जा में वो परिवर्तित होगा, अर्थात कार्य। अच्छा, कार्य करने के लिए क्या आवश्यक है, तो कार्य करने के लिए आवश्यक है बल। अब ये बल हमने स्वाभाविक रूप से यहाँ पे फंडामेंटल जो बल हमने पढ़ा, आधारभूत जो बल पढ़े हैं, कहाँ 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। 4 तरह के बल हमने पढ़ा हुआ है। 4 तरह के बल मतलब हमने पहला बल पढ़ा हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि पूरा का पूरा 11th क्लास में एक चैप्टर में था, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा हमने पढ़ा हुआ है स्थिर विद्युत बल, और तीसरा जो हमने पढ़ा हुआ है इसको हम बोलते हैं, ये जो हमारे पास बल होते हैं ये बाह्य बल कहलाते हैं। तो और तीसरा जो है जिसको हम माइक्रो लेवल पे बोलते हैं, सूक्ष्म बल कहलाते हैं, वो होता है वीक न्यूक्लियर
वीक न्यूक्लियर फोर्स मतलब कमजोर नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। और एक होता है चौथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। अब ये जो हमारे पास चार तरह के बल हैं उसमें हम बात करते हैं जैसे पदार्थ, फिर से हम बात करते हैं फिर आ जाते हैं पदार्थ में। तो पदार्थ में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण हम इसको ऊर्जा में क्या कर रहे हैं, उस ऊर्जा में हम इसको लेकर चल रहे हैं या ऊर्जा का स्रोत लेकर चल रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि पदार्थ में क्या है, तो पदार्थ क्या कर सकता है, बल लगा सकता है, पदार्थ बल लगा सकता है, बल लगा सकता है, बल लगा सकता है। अब ये बल कैसे लगा सकता है, तो बल ये दो तरीके से लगा सकता है, या तो किसी चीज को खींच सकता है या किसी चीज को ढकेल सकता है। तो दो तरह के इसमें गुण होते हैं कि इसको या तो किसी चीज को आकर्षित कर सकता है या फिर किसी चीज को प्रतिकर्षित कर सकता है। तो इसमें हमने जो मूलतः बाह्य जो बल पड़ा हुआ है, बाह्य, ये इसमें पहला हमने देखा था गुरुत्वाकर्षण। अब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो ये हमने 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है पदार्थ के किस गुण के कारण इसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगाने की क्षमता आती है या गुरुत्वाकर्षण बल लगाने का गुण आता है किसमें, पदार्थ में। तो पदार्थ में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाने की क्षमता आती है वो एक ही इसके पास गुण है जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान। अब बात करते हैं द्रव्यमान। तो पृथ्वी, अब फिर से एक चीज हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान काफी ज्यादा है, इसलिए उसका एक अपना पृथ्वी क्षेत्र है और उसका वो गुरुत्वाकर्षण बल लगा करके जितने भी कण जिनके पास द्रव्यमान है उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे हमने ये चौक ऊपर की ओर फेंका तो ये कहाँ नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये किसके कारण आ रहा है, इस चौक के पास भी द्रव्यमान है, ये भी एक तरह का पदार्थ है। और पृथ्वी जो है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में हमने इसको फेंका तो पृथ्वी इसको अपनी ओर आकर्षित करती है। और किस बल से आकर्षित करती है, गुरुत्वाकर्षण बल से। किस गुण के कारण, तो द्रव्यमान है उसके पास। ठीक, दूसरी बात हम ये देखते हैं कि इसमें और एक, अब ये जो प्रॉपर्टी है ये तो गुरुत्वाकर्षण बल हुआ। अब बात करते हैं हम स्थिर विद्युत बल की या विद्युतीय बल, विद्युत बल, विद्युत चुंबकीय बल, क्योंकि चुंबकीय गुण भी इसमें आते हैं, चुंबकीय बल। तो ये जो विद्युत चुंबकीय बल है ये किसके कारण आता है, पदार्थ का ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण इसमें विद्युत चुंबकीय बल आता है। तो ये हम अपने डेली लाइफ में भी इन बलों को पढ़ते हैं, देखते भी हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। समझने के लिए हमको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर मैंने ये चौक लिया हुआ है, चौक को मैंने जैसे कि इस ब्लैक बोर्ड में लिखा ये इस तरह से, तो चौक के जो कण हैं उनके पास भी द्रव्यमान है, तो पृथ्वी इन कणों को अपनी ओर खींच लेना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये कण ब्लैक बोर्ड पर ही इस तरह से या ग्रीन बोर्ड पर जो भी है इस तरह से चिपक जा रहा है। ये यहाँ पर जो पांच चौक के कण है वो यहाँ पर चिपक जा रहे हैं, ये नीचे की ओर नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक और बल है जो क्या करता है, इसको अपने ओर या अपने पास चिपका के रखा हुआ है। ठीक है, तो पदार्थ का ये कौन सा गुण है, तो देखिए यहाँ पर हमने पदार्थ का एक गुण देखा द्रव्यमान, और एक जो अभी हमने चौक वाला एग्जांपल देखा, साथ ही साथ ये अपने पास क्या है, एक स्केल है प्लास्टिक का बना हुआ है मान लो। ठीक है, तो ये अभी हम ये छोटे छोटे से कागज के टुकड़े लिए हुए हैं, हमने यहाँ पर ये टुकड़ा लिया हुआ। ठीक है, और इन टुकड़ों को हम क्या कर रहे हैं, अभी इसको इस तरह से हमने ऐसे ये इस तरह से हमने यहाँ पर इसको इस तरह से कहा। ये देखिए यहाँ पे अभी कोई भी पार्टिकल इससे नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब हम ये जानते हैं कि इसके पास अभी वो गुण नहीं है जिससे ये इसको चिपका सके। लेकिन जब हम इसको रब करते हैं किस चीज से, तो देखिए इसको रब करते हैं अपन किस चीज से, और जब रब करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, इससे टच करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए ये
कुछ चिपका है इसमें। ये जो है इस पर, अब देखिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल इसकी ओर नीचे की ओर लग रहा था, है ना, लेकिन इसको जब हमने रब किया तो रब करने पर ये क्या कर रहा था, कुछ पार्टिकल्स को अपने पास चिपका ले रहा था। इसका मतलब ये है कि इस पर एक चिपकाने वाला गुण भी आ गया। कब आया, जब हमने इसको रब किया और ये चीज देखा, ये ऑब्जर्व किया, किसने, साइंटिस्ट ने किया होगा, जितने वैज्ञानिक थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो बल है, ये जो आकर्षण बल है, चिपकाने वाला जो बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल से काफी ज्यादा है। और गुरुत्वाकर्षण बल से काफी ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक और गुण है पदार्थ का जिसके कारण ये किसी भी पदार्थ को या किसी चीज को चिपका लेता है। ऐसे ही हम अपने डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे पेंट लगाया हमने, पेंट लगाया, पेंट क्या हो गया, चिपक गया किस पर, वो नीचे की ओर नहीं आता, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उसमें बल लगा हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने चौक के पार्टिकल्स को देखा, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा गुण है पदार्थ का, ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण वह क्या कर लेता है, किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपने पास खींच लेता है। तो वो गुण कौन सा है, तो वो बल, गुण के साथ में हम उसको ये कहेंगे कि बल, वो बल कौन सा है, तो हम बोलेंगे वो बल है स्थिर विद्युत बल। ठीक है, तो ये जो स्थिर विद्युत बल है, इस तरह से स्थिर विद्युत बल की और सारे बहुत बल की खोज हुई और बहुत सारे ऐसे मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लिए गए और उसके थ्रू फिर विद्युत को समझा गया। और ये जो हमारे पास द्रव्यमान है, इसकी परिभाषा यदि हम चाहे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि द्रव्यमान, इसको थोड़ा सा डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहें, द्रव्यमान पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, अर्थात हम एक पदार्थ का एक गुण जो है द्रव्यमान, वह द्रव्यमान जिसको हमने परिभाषित कर दिया कि द्रव्यमान पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं एक और गुण की पदार्थ की, जो अभी हमने देखा, अभी बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू भी हमने उसको समझा। तो पदार्थ का एक और गुण है जो जिसके कारण वह क्या लगा सकता है, स्थिर विद्युत बल लगा सकता है, किसी वस्तु को या किसी भी पार्टिकल्स को अपनी ओर अपने पास चिपका सकता है। ठीक है, तो उस गुण को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ के उस गुण को हम बोलते हैं स्थिर विद्युत बल। और रही बात ये पदार्थ को और समझने की, तो पदार्थ को हम सभी जानते हैं कि पदार्थ का एक निश्चित आकार होता है, ठोस होता है, द्रव्यमान होता है और उसका आयतन होता है, निश्चित आयतन होता है। बात करते हैं विकिरण की, विकिरण जो है ये जैसे सूर्य से आने वाली किरणें विकिरण का एक एग्जांपल है। ठीक है, सूर्य से आने वाली किरणें भी विकिरण के एग्जांपल है। विकिरण में क्या क्या होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें भी ऊर्जा होती है। वो किस रूप में होती है। अच्छा, दूसरी बात, जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में हम पदार्थ को विकिरण और विकिरण को पदार्थ में बदलना भी सीखेंगे और उसमें ये दोनों के दोनों एक ही स्रोत किसके, ऊर्जा के होते हैं और दोनों एक ही माने जाएंगे। तो ये हम आगे की फिजिक्स में पढ़ेंगे, बट अभी लेकिन एक बात तो जरूर है कि 12th की जो फिजिक्स है वो बहुत ज्यादा मजेदार है। क्यों? क्योंकि वो हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। फिजिक्स की बात ही अलग है। कई बार की फिजिक्स जो है हमारे दैनिक जीवन में जितने भी घटनाएं घट रही होती है, उन सारी घटनाओं के कारणों का अध्ययन करना ही फिजिक्स होता है कि वो घटना क्यों घट रही है। वही कि स्थिर विद्युत की हम बात कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पदार्थ को जाना। पदार्थ के दो गुण हमने अभी तक देखे, गुरुत्वाकर्षण जो द्रव्यमान के कारण उसमें होता है, एक विद्युतीय चिपकना, मतलब ये स्थिर विद्युत बल के कारण उसमें ये गुण पाया जाता है। फिर और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, वैज्ञानिकों ने
के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो ऐसे पदार्थ चुने जिसके कारण उन्होंने क्या किया, एक कांच लिया और एक प्लास्टिक लिया, एक कांच और एक प्लास्टिक। चलिए उसको देखते हैं वो किस तरह से प्रयोग उन्होंने किया। तो एक कांच लिया और कांच को उन्होंने रब किया, दो उन्होंने लिया कांच और दूसरा प्लास्टिक, और दोनों की छड़ ली, ठीक है, कांच और प्लास्टिक की छड़ ली और दोनों को उसने क्या किया, रब किया, दोनों को उसने ऐसे इस तरह से रब किया। और उसने ये देखा कि कांच, देखो अब रब करने पर जैसे ही अभी हमने एग्जांपल देखा था कि जैसे ही हमने उसको रगड़ा, रब किया, तो रब करने पर उसमें एक गुण आ गया जो उसको जिस गुण को हमने क्या नाम दिया, विद्युतीय चिपकना। मतलब उसने उसको किसी भी दूसरे कण को मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, मतलब वो कितना अधिक आकर्षण बल उसमें लग रहा है, आप वो सोच सकते हैं कि गुरुत्वीय आकर्षण बल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो विद्युतीय बल होता है, जिसके कारण वो अपने पास उस चीज को चिपका लेता है। तो वही चीज उन्होंने क्या किया, कांच का एक पदार्थ लिया, अलग-अलग पदार्थ पे वो प्रयोग किए उन्होंने, अलग-अलग साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने अपने प्रयोग में दिखाया कि अब वो सारी घटनाएं तो घटी। उसके बाद फिर कांच को लिया, कांच को उसने रब किया और देखा उसने भी पार्टिकल्स को अपनी ओर खींच लिया। प्लास्टिक को भी उसने क्या किया, रब किया, देखा प्लास्टिक ने भी रब करने के पश्चात उसको क्या किया, कागज के टुकड़े उनको अपनी ओर खींच लिया। जब ये जो गुण उसके अंदर आया, इसी गुण को क्या नाम दिया गया, आवेश। कांच और प्लास्टिक के अंदर रब करने पे, रगड़ने पर, उसको रगड़ने पर वो जो उसके अंदर गुण आया उसको नाम दिया उसने आवेश। और जब उसको नहीं रगड़ा गया था तो वो उसको आकर्षित, या कांच को, कागज के टुकड़ों को वो आकर्षित नहीं कर रहा था, तो उसमें आवेश नहीं था। मतलब ये कि कोई भी पदार्थ पहले किस अवस्था में रहता है, उदासीन अवस्था में रहता है, न्यूट्रलाइज रहता है। जब उसको क्या किया जाता है, रब किया जाता है किसी चीज में, तो उसमें एक गुण आ जाता है, एक चिपकाने का गुण आ जाता है, जिसको हम कहते हैं आवेश। और ये जो आवेश है, इसको हम यदि परिभाषित करें तो ये जो आवेश होगा वो क्या होगा, तो आवेश यह पदार्थ का आंतरिक गुण होता है जिसके कारण यह दूसरी वस्तु या दूसरे पदार्थ को, लिख सकते हैं, दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो आवेश की डेफिनेशन हम इस तरह से, विद्युतीय आवेश, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्युतीय आवेश। तो ये आवेश क्या है, तो यह पदार्थ का क्या होता है, आंतरिक गुण होता है, जिसके कारण यह दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। ठीक है, अब यहां बात करते हैं आवेश। अच्छा, अब आवेश और पदार्थ की बात करें तो बिना पदार्थ के आवेश की कल्पना करना भी संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि आवेश, जब तक पदार्थ है तब तक आवेश है, यदि पदार्थ नहीं होगा तो आवेश भी नहीं होगा। अर्थात आवेश जो है पदार्थ का अंतर्निहित या आंतरिक गुण कहलाएगा, जिसके कारण पदार्थ के, जब तक पदार्थ का अस्तित्व होगा आवेश का अस्तित्व होगा, और यदि पदार्थ नहीं होगा तो आवेश भी नहीं होगा। ठीक है, अर्थात अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कांच और प्लास्टिक, दो अलग अलग पदार्थों के छड़ लिए और उन छड़ों को उसने क्या किया, रब करके इस तरह से लगता है।
ये यहाँ पर इसने यहाँ पर क्या लिया, ग्लास पे कांच की छड़ लिया, और एक और इसी के समानांतर एक और उसने छड़ लिया यहाँ पर, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक की छड़। ये जो छड़ थी वो किसकी थी, प्लास्टिक की। और उसने ये देखा, ये कांच की छड़ और ये प्लास्टिक की छड़, दोनों को उसने पैरेलल इस तरह से ऐसे लटका दिया, ऐसे लटका दिया, और दोनों को पहले रब किया। उसके बाद जब ये चार्ज, इसमें आवेश आ गया जिसको हम चार्ज कहते हैं। अच्छा, इसका नाम, पहली बात तो ये इसका नाम क्या, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों पड़ा, इंग्लिश में हम जब बोलते हैं उसको, या हम उसको बोलते हैं आवेश क्यों पड़ा, तो यहाँ पर इसका जो प्रैक्टिकल है वो एक माइका नाम का माइका नाम का एक पदार्थ होता है, चमकीला पदार्थ, उस पर इसने ये प्रैक्टिकल किया हुआ था। उसको जब उसने रब किया तो उसमें वो ये गुण देखा उसने, तो उसका जो इसको क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, इसको एक भाषा में इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसी से इलेक्ट्रिक चार्ज बना, विद्युत आवेश बना। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब हमने कांच का और प्लास्टिक का दो अलग अलग पदार्थ को हमने रब किया, और रब करके इस तरह से लटका दिया। लटकाने के बाद हमने ये देखा कि ये दोनों ऐसे इस तरह से एक दूसरे की ओर आ गए। ठीक है, ये पहला प्रैक्टिकल था जिसमें हमने क्या किया, कांच और प्लास्टिक दोनों अलग अलग पदार्थों को रब किया, और रब करने के बाद इस तरह से स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे दोनों को ऐसे लटका दिया, ये ऐसे दोनों को ऐसे लटका दिया, तो देखा कि दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। फिर हमने क्या किया कि दोनों छड़ जो है, एक छड़ ये एक छड़ ये, दोनों कांच के लिए, दोनों हमने क्या लिया, कांच का लिया, इसको भी कांच का लिया और इसको भी कांच का लिया। अब कांच को हमने रब किया तो इसमें एक तरह का आवेश आ गया, और इस कांच का भी हमने, इसको भी हमने कांच का ही लिया, दोनों छड़ कांच के लिए, तो दोनों में जब दोनों को हमने रब किया, दोनों में जो आवेश आया होगा वो कैसा होगा, एक समान होगा। अब दोनों में आवेश एक समान होगा, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दोनों में प्रतिक्रिया क्या होगी, दोनों की प्रतिक्रिया क्या होगी, उसको हमने ऑब्जर्व किया, तो उसको हमने ये देखा कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे से ऐसे दूर हट रहे हैं, ये इस तरह थे, ये दोनों एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब एक कंक्लूजन निकाला गया, एक निष्कर्ष निकाला गया, और वो निष्कर्ष निकाला गया क्या, कि दो समान आवेश, वो जो निष्कर्ष निकाला गया था, वो निष्कर्ष निकाला गया कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये पहला निष्कर्ष था। उसके बाद हमने कांच और प्लास्टिक का जब फर्स्ट टाइम हमने प्रयोग किया था, उसमें ये देखा था कि कांच, अच्छा, फिर और कंफर्म करने के लिए क्या किया गया, तो दोनों प्लास्टिक के अपन ने क्या किए, छड़ लिए, दोनों प्लास्टिक के छड़ लिए, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी निष्कर्ष देना एक ही प्रैक्टिकल पर आधारित नहीं होता, और एक ही प्रयोग पर हम नहीं कह सकते कि ये जो है, ये जो निष्कर्ष है वो हम नहीं दे सकते, क्योंकि फिजिक्स में कोई भी सिद्धांत या कोई भी प्रिंसिपल 100 से 100 1000 बार जब प्रैक्टिकल प्रयोग उस पे किए जाते हैं, उसका गणितीय रूप लाया जाता है, उसके बाद वो सिद्धांत दिए जाते हैं। अर्थात इसका मतलब ये होगा कि इसके पीछे भी बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकल किया, बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किया, तब जाकर के इसमें से हम केवल कुछ ही प्रैक्टिकल या कुछ ही प्रयोग को हम देख रहे हैं, और उसके थ्रू हमने निष्कर्ष को निकाला है। तो यहाँ पर प्लास्टिक और उन्होंने फिर क्या लिया, प्लास्टिक, दोनों प्लास्टिक लिया, तब भी उन्होंने देखा कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं। तब जाकर के उन्होंने इतने सारे और भी कुछ प्रैक्टिकल किए होंगे, तब जाकर के उन्होंने ये बताया कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक और कांच का दो अलग अलग पदार्थ ले लिया उन्होंने, तो प्लास्टिक और कांच को जब लिया तो उन्होंने ये देखा कि दोनों एक दूसरे के क्या हो गए,
करीब आ गया, पास आ गया, चिपक गए दोनों एक दूसरे से। तो जब वो दोनों एक दूसरे से चिपक गए तो उन्होंने एक और निष्कर्ष निकाल दिया कि दो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये निष्कर्ष निकाला, ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज तो कन्फर्म हो गई, एक चीज और कन्फर्म हुई, इस निष्कर्ष से एक चीज पता चल गई कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इन निष्कर्ष से हमको ये पता चला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकार के होते हैं। अब आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो ऐसे कौन से दो प्रकार हैं आवेश की और उनका नाम क्या दिया जाए, इसके लिए भी बड़ी टेंशन होगी। तो फिर इनका और प्रैक्टिकल किए गए, कुछ और प्रैक्टिकल किए गए, और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। इन्होंने इन आवेश को नाम देने के लिए कुछ प्रैक्टिकल उन्होंने अपने स्तर पर किया, और लगातार उन प्रैक्टिकल्स के द्वारा उन्होंने इन आवेश को नाम दिया। जैसे पहले साइंटिस्ट होते थे जिन्होंने फैराडे थे, उन्होंने अपने नाम से, एम्पियर थे जिन्होंने धारा का जो नाम है उन्होंने एम्पियर के नाम से, मतलब सभी साइंटिस्ट जो होते थे कुछ ना कुछ, न्यूटन ने था जिन्होंने अपने नाम पर ही न्यूटन फोर्स का वो रख दिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नाम पर उसको दिया, लेकिन इसको भी कोई दे सकता था। बट यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कुछ प्रैक्टिकल या कुछ प्रयोग किए, बहुत सारे ऐसे कुछ प्रयोग किए जिससे उन्होंने इसका जो नाम चुना वो अलग था। वो कैसे नाम चुना होगा और उन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया होगा, तो वो थोड़ा सा हम देखते हैं क्या किया उन्होंने। उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग छड़ लिए उन्होंने। ये क्या किया, ये कांच का लिया, ठीक है, और ये प्लास्टिक का लिया, और दोनों को उन्होंने रब किया। ठीक है, और दोनों पहले तो उन्होंने क्या किया, ये दोनों के दोनों कैसे थे, न्यूट्रल थे, ये दोनों के दोनों न्यूट्रल थे, और न्यूट्रल थे तो इसका मतलब ये इसके बुराई को आकर्षित नहीं कर सकता, ये भी आकर्षित नहीं कर सकता। लेकिन जब इसको उसने क्या किया, कांच का था ये, इसको उसने रब किया, रब करने पर देखा कि ये इसको आकर्षित कर रहा है। ये प्लास्टिक का था, इसको भी रब किया, इसमें भी आवेश आ गया, इसमें भी आवेश आ गया, दोनों में कैसे आवेश आ गया, और दोनों को उसने ऐसे मिलाया, दोनों को उसने क्या किया, इस तरह से मिलाया। ठीक, और दोनों को जब उसने मिलाया, और जब दोनों में आवेश था और दोनों को उसने इस तरह से मिला दिया और देखा, तो वो उसको आकर्षित नहीं कर रहे। ऐसा क्या हुआ होगा। फिर उन्होंने एक और प्रैक्टिकल किया, इसी में और चीजों को उन्होंने क्या किया कि दोनों कांच का रखा और उसको इस तरह से रब किया और इसको भी ऐसे रब किया, और दोनों को उसने मिलाया और देखा, तो पहले से सिंगल से भी वो आकर्षित हो रहा था और दोनों को मिलाने पर भी वो आकर्षित हो रहा था। बट यदि दोनों अलग अलग हैं, क्या क्या है, तो एक प्लास्टिक का है और एक कांच का है, दोनों को उसने ऐसे मिलाया, तो हमने ये देखा था कि प्लास्टिक पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो एक प्रकार का है, और कांच पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो दूसरे प्रकार का है, और दोनों को उसने इस तरह से लिया तो वो उसको नहीं उठा रहा है। इसका मतलब उसको आकर्षित नहीं कर रहा है, कागज के टुकड़ों को वो नहीं खींच पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, या हम इसको क्या कह सकते हैं कि इनकी जो ताकत है वो क्या हो गई, शून्य हो गई। अर्थात अब हमारे पास ये शून्य हो जाना, तो अलग अलग आवेशों का शून्य हो जाना, ये कहां पर होता है, तो हमारे पास गणित ही एक ऐसा विषय है जहां पर दो संख्याओं को जोड़ने पर वो कैसे हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। जैसे -5 + 5 क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह से फ्रैंकलिन ने भी, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उन्होंने भी क्या किया कि उन्होंने उस गणित से उस चीज को लेकर आया, बोला कि नहीं, बोले एक आवेश को हम क्या नाम देते हैं, ऋण, और एक आवेश को क्या नाम देते हैं, धन। क्योंकि ऋण
जितनी मात्रा में है उतनी मात्रा में धन आ जाए तो वो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। अर्थात उन्होंने क्या किया, आवेश को नाम दिया, आवेश का नामकरण किया। एक आवेश को उसने क्या कहा, ऋण आवेश, और एक आवेश को उन्होंने क्या नाम दिया, धन आवेश। तो इस तरह से हमारे पास आवेश कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, ऋण आवेश और धन आवेश। फिर प्रॉब्लम ये आई कि कौन सा, अब तो आवेश है दिखाई दे रहा है। अच्छा, पहली बार बहुत चीजों को, अब हम उन चीजों को पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में, हम उन चीजों को 12th क्लास में, 11th क्लास में तो जो चीजें हम पढ़ रहे थे वो सब हमको दिखाई दे रही है ना। अब 12th क्लास में हम उन चीजों को पढ़ेंगे जो हमको दिखाई नहीं देती, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वही चीज कि आवेश तो हमको दिखाई नहीं दे रहा कि वो धन है कि ऋण है, कि बोले इसको रगड़ लिया तो इसमें धन धन दिख रहा हो तो धन आवेश बोल दिया, इसको रगड़ लिया तो उसको हमने देख लिया तो ये ऋण ऋण दिख रहा हो तो हमने इसको ऋण आवेश बोल दिया। तो ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा यदि नहीं है तो हम उसको पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि उसमें किस तरह का आवेश है। तो उस आवेश को पहचानने के लिए फिर एक सीरीज दिया जिसको बोलते हैं आवेश, विद्युत आवेश श्रेणी, स्थिर विद्युत आवेश या विद्युत आवेश श्रेणी, आवेश श्रेणी। और उस श्रेणी में पहले रखा गया इसको, कांच को रखा गया, फिर रखा गया फलालेन, फिर रखा गया फलालेन रखा गया, उसके बाद आपका फलालेन था, फिर रबर, ऊन, फिर लकड़ी, फिर रबर। अभी मुझे ठीक से याद नहीं है, फिर भी जो है उस श्रेणी में मैंने लगभग जो जाना है तो उसमें ये चीजें थी। और इसमें लास्ट में क्या था, इसमें कुछ और एक दो चीजें आएंगी, लास्ट में था प्लास्टिक और उसके बाद था सल्फर। तो इस सल्फर को छोड़ दे तो कांच सबसे पहले सीरीज में आता है, प्लास्टिक सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर ये जो कांच है और ये प्लास्टिक है, तो इन सीरीज में से कोई भी दो आप उठा लीजिए। यदि कांच को हमने उठाया और प्लास्टिक को उठाया तो कांच हमेशा धन आवेश होगा और ये ऋण आवेश होगा। यदि इन दोनों को हम उठाते हैं, रबर को और प्लास्टिक को, तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। यदि हम फलालेन और रबर को उठाते हैं तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। यदि हम ऊन और रबर को उठाते हैं तो ऊन प्लस, मतलब कोई भी दो उठाए तो जो ऊपर वाला होगा वो धनात्मक होगा और जो नीचे वाला होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इस तरह से इस सीरीज जो उन्होंने बताया, उस सीरीज में जो ऊपर का होगा, कोई भी दो पदार्थ लेंगे, कांच का ले, फलालेन का ले, तो कांच धन होगा और ये ऋण होगा। फलालेन और ऊन लेते हैं तो फलालेन होगा तो इसको हम प्लस बोलेंगे और इसको माइनस बोलेंगे। तो जो भी ऊपर का होगा वो धनात्मक होगा और जो नीचे का होगा वो ऋणात्मक होगा। इस तरह से उन्होंने क्या किया, धन और ऋण आवेश को पहचानने की जो पहचानने में थोड़ी सी इस श्रेणी से हमको हेल्प मिलती है। अब एक चीज और कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, इसके लिए उसने एक और प्रयोग किया, प्रैक्टिकल बताया हमको, इलेक्ट्रोस्कोप। इसका नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस था जिससे हम ये जान पाते थे कि वह चार्ज है या नहीं है। और उसमें और भी बहुत सारे निष्कर्ष हमने निकाला। उसमें किया क्या है, उसमें क्या किया गया है, ये हमारे पास धातु की ये धातु था हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से इसको उसने लिया और यहाँ पर ये दो इस तरह से गोल्ड की पत्ती लगी, गोल्ड सोना, और ये इतनी पतली थी ये पत्ती, ये काफी पतली थी, ये पत्ती काफी पतली होती है, इतनी पतली होती है कि जो हम लोग मिठाई में जो गोल्ड का या सिल्वर का जो सिल्वर की परत होती है उतनी पतली ये पत्ती होती है ना। तो उस पत्ती को अब
अब ये काफी पतली होती है तो हवा से इधर उधर ना हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर कांच का एक वो रख दिया, आपका एक बॉटल रख दिया इसमें, ताकि उसमें से हवा ना जा पाए। इस तरह से ये कांच की बोतल रख दिया। ठीक, अब उन्होंने पहले क्या किया, कांच की छड़ ली और कांच की छड़ को लेकर के इन्होंने क्या किया, इससे ऐसे टच करवाया। ये जो कांच की छड़ थी उसको जैसे क्या किया, रब किया, पहले उसको पहले आवेश उसमें आ गया और उसको उसने इससे टकराया। तो जैसे ही टकराएगा, इससे जैसे ही टकराएगा तो ये क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी धन आ जाएगा इस तरह से और यहाँ पर भी धन आ जाएगा, और जैसे दोनों जगह धन आ गया ये क्या हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने इसके पहले निष्कर्ष निकाला हुआ था कि दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा और ये भी थोड़ा सा इधर आ जाएगा, इस तरह से वो दोनों एक क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो ये दोनों क्या हो गए, फैल गए। तो जब दोनों फैल गए इस तरह से, तो जब ये दोनों फैल गए तो हम ये समझ जाएंगे कि ये कैसा है, आवेशित। तो एक तरीके से हमने ये जाना कि इस पदार्थ में आवेश है, कोई एक हमने पता दूसरा पदार्थ आया उसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो हम बोलेंगे कि उसमें वो आवेशित नहीं है। तो कोई पदार्थ आवेशित है या नहीं है वो भी हम इसमें पता कर सकते हैं। दूसरा, किस तरह का आवेश है वो हम पता कैसे कर सकते हैं, तो देखिए हमको कांच, अभी हमने सीरीज से जाना कि कांच में क्या होता है, धनावेश होता है, ठीक, धनावेश होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक पलायन की छड़ डाली और उसको रगड़ा और उसके बाद उसको हमने यहाँ पर इसके टच करने के बाद हमने यहाँ पे फैलाया, और जैसे ही हमने यहाँ पे प्लास्टिक से लिया, किससे लिया, प्लास्टिक जो हमने एग्जांपल पलायन बना लीजिए प्लास्टिक, तो प्लास्टिक में हम सभी जानते हैं तो यहाँ पर प्लास्टिक या कोई भी प्लास्टिक के अलावा कोई दूसरा नहीं मालूम हमको कौन सा पदार्थ में हम नहीं जानते कि हमने इसको रब किया और उसको हमने इससे टच किया, हमको नहीं पता वो प्लास्टिक है, हम ये जानना चाहते हैं कि उसमें किस तरह का आवेश है। तो हमने ये देखा कि ये थोड़ा सा ऐसे झुक गया, ये थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ था, थोड़ा सा ऐसे झुक गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर इस धन के अलावा कोई विपरीत आवेश होगा, मतलब ये किस तरह का आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। तो इस तरह से हम ये जान सकते थे कि ये क्या होगा, ऋण आवेश। इस तरह से हम इन प्रैक्टिकल्स या इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से हम ये जान सकते थे कि कोई भी पदार्थ आवेशित है या नहीं है, या कोई पदार्थ आवेशित है तो वह धनावेश है या ऋण आवेश है। इसको भी हम इस डिवाइस से या इस इलेक्ट्रोस्कोप के या इस प्रैक्टिकल से, इस प्रयोग से हम जान सकते थे, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं, चलिए यहाँ पर हमने ये देख लिया कि आवेश और आवेश के प्रकार और इलेक्ट्रोस्कोप, ये सारी चीजें हमने यहाँ देख लिया। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, चलो ठीक है हमने इसको रब किया। अच्छा, दूसरी बात, कोई भी पदार्थ आवेशित होता है, ठीक, आवेशित होता है तो जब आपने देखा होगा कि आप प्रैक्टिकल पहले करते रहे होंगे, आप चेयर में बैठ जाते हैं तो चेयर में बैठ के पीछे से किसी से मरवाते हैं और आप पैर को ऊपर रखते हैं, पैर को ऊपर रखते हैं और हाथ को ऐसे रखते हैं और बोलते हैं कि आप इसको छूइए। जैसे ही आप इसको छूते हैं तो एक आवाज आती है, क्या आती है आवाज, चट की आवाज आती है। वो चट की आवाज क्या है, तो वो जो चट की आवाज है उसका मतलब क्या होता है कि यदि कोई पदार्थ आवेशित, आप क्या कर रहे हैं, तो आप उस उधर पीछे से मरवा के आप अपने आप को आवेशित कर रहे हैं, और आवेशित करने के बाद जब किसी से कोई उसे छूता है तो एक आवाज जो आती है चट की, वो चट की आवाज क्यों आती है, क्योंकि उस समय वो आवेश जो होता है वो निरावेशित होना चालू हो जाता है। इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ प्लास्टिक का लिया और इसको काफी मतलब पतली नोक बना और इसको कांच का लिया, इसकी भी पतली नोक, और दोनों को मैंने आवेशित, खूब आवेशित किया, इतना ज्यादा चार्ज किया और दोनों को जैसे ही पास लाया, पास लाते लाते जैसे यहाँ पर, यहाँ से आवेश इधर गया और यहाँ से आवेश इधर गया और देखा यहाँ पे एकदम तेजी से चट की आवाज आती है। वो जो चट की आवाज आ रही है वो क्या है, तो वो है आवेश का निरावेशित होना। इसका मतलब आवेशित, कोई पदार्थ आवेशित होती है तो वह निरावेशित भी होती है, और निरावेशित किस माध्यम से होगी, तो चमक के रूप में होगी।
आवाज के रूप में होगी। बादलों का जो कड़कना है, बादलों का जो आपस में टकराना है और उसमें से जो बिजली बाहर आती है, सफेद कलर की जो बिजली बाहर आती है, वो भी क्या है, तो वो भी आवेश का निरावेशित होना होता है। अब एक जो बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक सबसे बढ़िया सा प्रैक्टिकल सा प्रयोग था, वो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या किया, एक पतंग बनाया और पतंग बना करके उन्होंने ये जानना चाहा कि वो आगे इस प्रकृति में हमारे यहाँ पर तो है, यहाँ मौजूद तो है, क्या ऊपर भी है, क्या बादलों में भी वो आवेश है। तो उन्होंने क्या किया कि एक पतंग बनाया और पतंग बना करके उन्होंने ऊपर की ओर पतंग को दिया और वहां पर उन्होंने जानना चाहा कि वहां पे क्या आवेश है। तो अब आवेश को कैरी फॉरवर्ड करके लाएगा, तो उसको लाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक लोहे की थोड़ी सी चाबी की को उन्होंने उस पतंग के साथ भेज दिया ऊपर। उन्होंने देखा तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं आया, उस समय भी कुछ रिजल्ट नहीं निकला। फिर उन्होंने क्या किया, नहीं, उन्होंने फिर वो की को भी भेजा तो भी रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन अचानक से क्या होता है कि पानी गिरने लगता है। जैसे ही पानी गिरता है और बिजली चमकने लगती है तो उनके हाथ में एक शॉक सा लगता है। अच्छा, ये शॉक लगना क्या है, शॉक लगना क्या है, ये जो विद्युत है वो जो झटका देता है वो निरावेशित होना ही, आवेश का निरावेशन होना ही क्या है, विद्युत। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं पर विद्युत है या नहीं है, तो हम अपने उसको छू कर देखें। यदि आप चाहें तो आपके यहाँ पर बहुत सारे प्लग हैं, हाथ डाल कर देख लीजिए, पता चल जाएगा कि बिजली है या नहीं है। यदि शॉक लगा तो बिजली है, नहीं लगा तो बिजली नहीं है या विद्युत नहीं है ना। तो कोई भी चीज आवेशित है या नहीं है उसको हम क्या करते हैं, टच करके पता करते हैं। आप लोग मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो इस चीज को आवेशित और निरावेशित को भी हम क्या है आगे की क्लास में, आवेशित कोई पदार्थ आवेशित होता है और वो निरावेशित होता है, और आवेशित होता है तो किस तरह से होता है, और किसी पदार्थ को हम आवेशित किन किन तरीकों से कर सकते हैं, वो भी हम आगे की क्लास में या आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हमने ये सारा कुछ जाना। अब हम लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो हम देखते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी या इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या है। तो इस सिद्धांत को जानने के लिए, इस सिद्धांत को हम समझते हैं, तो इस सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज में आवेश कब आता है। तो आवेश आता है किसी चीज को रब करने के पश्चात। अब रब करते हैं तो ऐसा क्या होता है, तो उसके पहले ये जो हमारे पास पदार्थ की बात करें तो पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, तो पदार्थ हम बात करते हैं थोड़ा सा पदार्थ को और थोड़ा सा हम निचोड़ते हैं, थोड़ा सा और खोलते हैं। तो जितना खोलेंगे, जितना छोटे छोटे टुकड़े करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। तो हम ये पदार्थ को और हमने छोटे टुकड़े किया तो हमने बोला कि ये हाँ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम अणु बोलते हैं, है ना। अब ये अणु किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये तो हम बोलते हैं परमाणु। तो जब साइंस में, फिजिक्स में ये सारे खोज हो रहे थे, तब इधर केमिस्ट्री में भी और अदर साइंटिस्ट भी इधर और खोज करते जा रहे थे, जिन्होंने पदार्थ को और छोटा और छोटा और छोटा करके बताते गए कि भाई पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, तो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, और ये तीनों चीजों से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब अब दूसरी बात उन्होंने क्या बताया, कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में भी उन्होंने यही बताया कि पदार्थ कैसा होता है। तो पहले उन्होंने कहा कि पदार्थ कैसा होता है, उदासीन होता है। पदार्थ में क्या, पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब परमाणु में क्या होता है, तो परमाणु में क्या होते हैं, तो परमाणु में बाह्यतम कोष में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो होते हैं, है ना। और नाभिक में क्या होता है, तो नाभिक, परमाणु के नाभिक में यहां से लिख दो, नहीं तो आप लोग इतना ही लिखेंगे, परमाणु के
नाभिक में क्या होता है, धनावेश होता है। ये सब पहले खोजे जा चुके होते हैं, धनावेश होता है। ठीक है, तो परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्री स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं, विचलित होते रहते हैं। तो जब हम अब देखो होता क्या होगा, थोड़ा सा सोच कर देखते हैं। जब हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से इस तरह से रब करते हैं तो बाह्यतम कोश में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जब हम उसको रब करेंगे तो कौन संपर्क में आएगा, इलेक्ट्रॉन संपर्क में आएंगे। जैसे ये इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, ये भी अपने पास है, यहाँ पर नाभिक है तो यहाँ तो सारे धनावेश होते हैं, यहाँ भी सारे धनावेश होते हैं। तो बाह्यतम कोश में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो यही एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। और जब ये एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। यदि मान लो ये ऐसे इस तरह से अपने पास हमने इसको ऐसे रगड़ा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फंस करके कहाँ, यहाँ रुक गया और ये इधर आ गया। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। तो पदार्थ का आवेशित होना क्या होता है, पदार्थ एक कण का आ जाना और एक कण का कम हो जाना। तो यदि मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, धनावेश। और जिसके पास आया है उसको हम क्या बोलेंगे, ऋणावेश। इसका मतलब क्या है, किसी पदार्थ से किसी पदार्थ को धनावेशित कब कह रहे हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन वहां से चला जाए। किसी पदार्थ को ऋणावेशित कब कह रहे हैं, जब उस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया उसको हमने बोला ऋणावेश। तो किसी भी पदार्थ का धनावेश होना और ऋणावेश होना किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन। इसलिए इस सिद्धांत को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। क्योंकि कोई भी पदार्थ धनावेशित होता है तो किस कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण। ऋणावेशित होता है तो किस कारण ऋणावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन के आने के कारण। अर्थात इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा कण है, क्या उसके पास द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान है। तो किसी पदार्थ के आने पर कोई पदार्थ धनावेशित हो जाता है और किसी पदार्थ के जाने पर कोई पदार्थ या कण के जाने पर, हम बोल सकते हैं कण के पदार्थ, तो उसके आने पर और जाने पर ही, इसीलिए कहा जाता है कि आवेश क्या है, किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। तो वही चीज कोई कण यदि धनावेशित है तो हमने इसको क्या कहा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया होगा। कोई पदार्थ ऋणावेशित है तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई पदार्थ आया होगा या कोई कण आया होगा और वो कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जाना धनावेशित, इलेक्ट्रॉन का आना ऋणावेशित। अच्छा, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब इसका द्रव्यमान क्या हुआ होगा, द्रव्यमान बढ़ जाना। तो ये चीज और भी हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान में वृद्धि, किसी पदार्थ के द्रव्यमान में वृद्धि क्या कहलाएगी, ऋणावेशित। क्या होगा, ऋणावेशित। और किसी पदार्थ के द्रव्यमान में कमी, किसी पदार्थ के द्रव्यमान में कमी क्या दर्शाता है, धनावेशित। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है यही चीजें हमको बताता है कि कोई पदार्थ धनावेशित कब होता है और धनावेशित किसे कहेंगे। तो धनावेशित कण या धनावेशित किसी पदार्थ को तब कहेंगे जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर चला जाता है या एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है या द्रव्यमान में उसकी यदि कमी हो गई तो उसको हम धनावेशित कहेंगे। वैसे ही कोई पदार्थ ऋणावेशित होता है तो उसके द्रव्यमान या उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, उसमें द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो जाती है, या हम उसको कह सकते हैं कि वह कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो किसी पदार्थ का ऋणावेशित होना, धनावेशित होना किस पर है, इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। इसीलिए इस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है और जितने टॉपिक हमने यहाँ पर लिखा था वो सारे खत्म होते हैं। नेक्स्ट फिर मैं आप लोगों को और एक बात कि हमने अभी स्टार्ट किया स्थिर विद्युत, हमने ये स्टार्ट किया है स्थिर विद्युत। अब ये स्थिर विद्युत सबसे पहली बार इसका नाम स्थिर विद्युत क्यों रखा, थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। तो स्थिर विद्युत रखने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल या कारण ये है, सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर हम आवेश के कौन से गुण को पढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पर जो आवेश है, मुझे आवेश को बताना था, इसके पहले मैंने आवेश को बताया आपको। तो यहाँ पर जो आवेश होता है वो आवेश कैसा है? स्थिर है। आवेश कैसा है? स्थिर है, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया? स्थिर विद्युत। यहाँ पर आवेश स्थिर है तो वह एक अलग तरह के गुण प्रदर्शित करेगा और उन गुणों को हम इस पूरे चैप्टर में वन बाय वन पढ़ेंगे। जितने भी गुण उस आवेश के होंगे जब वह स्थिर होगा, फिर जब वह एक समान वेग से गति करेगा, करता है, तब उसमें उसको हम क्या बोल देते हैं? धारा। और इसी धारा के कारण उसमें कौन से गुण आ जाते हैं? तो चुंबकीय गुण आ जाते हैं। तो धारा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, धारा चुंबकीय धारा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, इस तरह से हम क्या करेंगे इन चैप्टर्स में आगे और हम इस चीज को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो पढ़ रहे हैं वो स्थिर आवेश है। ठीक है, और यहाँ पर जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो क्या था? एक समान वेग से गति करते हुए आवेश को हम पढ़ेंगे, तब वो अलग गुण प्रदर्शित करेगा। उसको ही हम क्या नाम देते हैं? धारा, विद्युत धारा, जो कि हमारे पूरे अभी हम जो भी उपयोग में ला रहे हैं सारी चीजें, वो सब हम कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास 12th के जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, वो कहीं ना कहीं बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है हमको इसको पूरा पढ़ने में। और सारे के सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक है और एक फ्लो है, और जिस फ्लो को यदि हमने कंटिन्यूटी उसमें बनाए रखी और निरंतरता उसमें पढ़ने में, स्टडी में हमने बनाए रखी, तो वो उसमें पढ़ने में हमें और ज्यादा मजा आएगा। और जब ये एक समान वेग से गति कर रहा है और जब ये त्वरित हो जाएगा, तो ये अलग गुण प्रदर्शित करेगा। तब हम क्या पढ़ेंगे? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों का एग्जांपल, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के एग्जांपल में हम देखते हैं क्या? तो फोन में घंटी बजना, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का फोन में बात करना। ठीक है, तो ये किसके कारण संभव? ये सिग्नल्स जो आ रहे हैं, इतने सारे चैनल्स जो हम देख रहे हैं घरों में बैठ करके, है ना, लोगों से बात कर रहे हैं घरों में बैठ करके, ये किसके कारण संभव हो पा रहा है? ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण हो पा रहा है। ठीक है, तो उसमें हम जब आवेश ऐसा गति करने लग जाए त्वरित गति, देखिए आवेश के यदि वो स्थिर है तो भी काम करे, तो भी हमको उसके अलग गुण मिलेंगे पढ़ने को। एक समान वेग से गति कर रहा है तो भी उसके एक अलग गुण प्रदर्शित करेगा, उनको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारा डिटेल में पढ़ेंगे। जब वो त्वरित गति करेगा तब भी वो एक अलग गुण प्रदर्शित करता है, जिसके कारण विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है, उसको भी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो 12th का जो फिजिक्स है वो बहुत मजेदार होने वाला है और इसमें हम सारी चीजें जो हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, जितनी भी चीजें हो रही हैं, उन सब से रिलेटेड है और हमारी लाइफ से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो उसको पढ़ने में मजा भी अलग ही आता है। तो नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है।